आप तसव्वुर करें कि एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के तमाम स्कॉलर्स इकट्ठे बैठकर काम करते थे और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन्होंने की इन मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी, जिसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को तब्दील कर दिया। ये है कहानी हाउस ऑफ विजडम की, बैतुल हिकमा की, और ये वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरा है जिसको हम कहते हैं इस्लामिक गोल्डन एज। और ये जो एरा था ये था बिटवीन 8th सेंचुरी अप टिल 14th सेंचुरी। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में, जब अब्बासिद कैलिफेट, जो कि इस्लाम का तीसरा कैलिफेट था, इसने जब पावर में राइज किया तो वहां से इस्लामिक गोल्डन एज का एरा जो है वो स्टार्ट हो गया। सन 750 के अंदर अब्बासिद कैलिफेट ने ओवरथ्रू की उमय्यद्स को, और जो पावर का जो शिफ्ट था वो ईस्टवर्ड आ गया था। और 762 कॉमन एरा के अंदर कैलिफ अल मंसूर ने बगदाद को, यानी कि इराक को जो है वो सेंटर ऑफ पावर बना दिया था। और ये शिफ्ट था फ्रॉम डमस्कस, सीरिया से। सो पहले जो सेंटर था वो सीरिया था, डमस्कस, और अब उन्होंने बगदाद इराक को सेंटर ऑफ पावर बना दिया था। बगदाद बहुत तेजी से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल हार्ट बन गया था मुस्लिम वर्ल्ड का, और ये दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज बन गई थी। और यहाँ से इस्लामिक गोल्डन एज का आगाज हुआ। ट्रेड के जो रूट्स थे वो कनेक्ट करते थे चाइना, इंडिया, अफ्रीका और यूरोप को। और जो वेल्थ जो है, जो पैसा है, उसने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया, फ्लो इन करना शुरू हो गया। पैसे के साथ साथ क्या हुआ कि लोगों ने नॉलेज में इजाफा करना शुरू कर दिया। पेट्रनेज ऑफ नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो एरा स्टार्ट हो गया। इस्लामिक गोल्डन एरा के अंदर हमारी जो मेन अचीवमेंट थी वो थी बैतुल हिकमा, यानी कि हाउस ऑफ विजडम। हाउस ऑफ विजडम जो है वो 9वीं सदी में स्टार्ट हुई एज अ पर्सनल लाइब्रेरी अंडर कैलिफ हारून अल रशीद। और उसने इस लाइब्रेरी के अंदर रेयर बुक्स कलेक्ट की, मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की, और बाद में उसका बेटा है अल मामून, उसने इसको हाउस ऑफ विजडम को एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बना दिया, जिसके बाद रैपिड नॉलेज में एक्सपेंशन होना शुरू हो गई थी। ये हाउस ऑफ विजडम क्या था? ये एक लाइब्रेरी थी, एक ट्रांसलेशन सेंटर था, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, एक डिबेट हॉल था, एक साइंटिफिक लाइब्रेरी थी, और एक इंटेलेक्चुअल एकेडमी थी बगदाद इराक के अंदर, जिसने दुनिया का सेंट्रल हब ऑफ नॉलेज सर्व किया ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज। यहाँ पर स्कॉलर्स आते थे डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट रिलीजन से, और यहाँ पर आकर वो नॉलेज को प्रिजर्व भी करते थे और नॉलेज को डिस्कवर करते थे, याद भी करते थे। टेक्स्ट उन्होंने प्रिजर्व किया, एंशिएंट नॉलेज, जिसमें ग्रीक, पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट भी शामिल था। इन टेक्स्ट को महफूज करने के साथ साथ इन्होंने रिनाउंड स्कॉलर्स के काम को भी महफूज किया, जिसमें एरिस्टोटल और प्लेटो का काम भी शामिल था। और इनके काम को उन्होंने खाली प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि उसके आगे एक्सपेंशन भी, उसको एक्सपैंड किया, उसमें मजीद चीजें ऐड की। अगर ये ट्रांसलेशन ना होती, नॉलेज प्रिजर्व ना की जाती, एंशिएंट नॉलेज को प्रिजर्व ना किया जाता, तो जो अभी तक जो क्लासिकल नॉलेज मौजूद है वो अभी तारीख का हिस्सा बन चुकी होती। इट वुड हैव बीन लॉस्ट। और जो बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम है, इसको दुनिया का सबसे अहम सेंटर समझा जाता था इन लर्निंग। इस्लामिक गोल्डन एज ने बहुत रेवोल्यूशनरी थिंकर्स प्रोड्यूस किए, और ये एक ऐसा वक्त था जिसने जन्म दिया कल्चरल, इकोनॉमिक और साइंटिफिक नॉलेज को इस्लामिक दुनिया के अंदर। अभी मैं डिस्कस करूंगा कुछ अहम फील्ड्स, कुछ अहम शोबे और कुछ अहम नाम जिन्होंने इस दौरान बहुत काम किया और बहुत सारी डिस्कवरीज की। पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमने सबसे बड़ा जो नाम प्रोड्यूस किया वो था अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी का जो अपना नाम है वो आता है फ्रॉम एल्गोरिथम, यानी कि इनके नाम का मतलब एल्गोरिथम होता है। और अल ख्वारिज़मी ने बुनियाद रखी अलजेब्रा की, और अलजेब्रा का जो लफ्ज है वो आता है अलजबर से। अल ख्वारिज़मी ने इसके अलावा हिंदू एंड अरेबिक न्यूमरल्स भी इंट्रोड्यूस किए वेस्टर्न वर्ल्ड को। अगर अल ख्वारिज़मी ये तमाम काम ना करता तो कई लोगों के मुताबिक, कई स्कॉलर्स के मुताबिक, आज जो है मॉडर्न कंप्यूटिंग एग्जिस्ट ना करती। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन की फील्ड में जो हमारे पास नाम सबसे पहले आता है वो है इब्ने सीना का, जिसको वेस्ट में एविसेना के नाम से जाना जाता था। इसने किताब लिखी थी द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के अंदर तकरीबन 600 साल तक एक गोल्ड स्टैंडर्ड था। इब्ने सीना ने बहुत पहले, जब मॉडर्न मेडिसिन इजाद हुई, उससे पहले इसने तमाम चीजें डिस्क्राइब की, जिनमें कंटेजियस डिजीज पे इसने बात की, क्लिनिकल ट्रायल्स पे बात की, और फार्माकोलॉजी पे भी इसने बात की थी। फिर मेडिसिन की फील्ड में एक और नाम आता है हमारे पास, अल राजी। अल राजी ने जो है इसने फर्क बताया बिटवीन स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स, और ये उस दौर की एक ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल एडवांसमेंट थी। अब हम आते हैं एस्ट्रोनॉमी की तरफ। मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने रीडिफाइन किया ग्रीक मॉडल्स को, और उन्होंने आगे जाके इंडिपेंडेंट डिस्कवरीज की। पहला नाम हमारे पास जो आता है वो है अल बतानी का। अल बतानी ने सोलर ईयर को कैलकुलेट किया रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ। उसके अलावा इसने ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड की थी अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड, फ्रॉम बगदाद इराक टू समरकंद उज्बेकिस्तान। इसने डेवलप किया इस दौर में एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स, जिसने लेटर इन्फ्लुएंस किया। फिर जियोग्राफी में हमारे पास जो नाम आता है वो है अल इदरीसी का। अल इदरीसी ने दुनिया का जदीद तरीन वर्ल्ड मैप क्रिएट किया मेडिवल एरा के अंदर फॉर द नॉर्मन किंग ऑफ सिसिली, और मुस्लिम जियोग्राफर्स ने उस वक्त सारे ट्रेड रूट्स को मैप
मैप किया अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, और वो भी एक स्टनिंग प्रिसीजन के साथ। फिर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर हम बात करेंगे द ब्रिलियंट इंजीनियर अल जजारी की। अल जजारी ने ऐसी डिवाइसेस इजाद की जो कि प्रोग्रामेबल भी थी और मैकेनिकल भी थी, जिनके अंदर इंक्लूडेड थी वाटर क्लॉक्स। और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो अल जजारी है, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रोबोटिक्स। एक और नाम हमारे पास यहाँ पर आता है इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं इब्न अल हैतम, जिसको वेस्ट में कहा जाता है अल हेजन। इब्न अल हैतम जो है, इसको कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसने एक किताब लिखी थी बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जिसने इसने ग्रीक थ्योरीज को ओवरटर्न किया और इसने करेक्टली सही अंदाज में बताया कि विजन क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्शन क्या होता है और लाइट रिफ्लेक्शन क्या होती है। इसने ये प्रूव किया था कि जो लाइट है ना, ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और उसने ये कहा था कि जो विजन क्रिएट होता है हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है, खाली आंखों के अंदर नहीं क्रिएट होता। और इसके अलावा इसने साइंटिफिक मेथड को भी पायनियर किया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स की, जिसमें उसने हाइपोथेसिस को भी टेस्ट किया, और ये तकरीबन रेनेसां पीरियड से 500 साल पहले की बात है। इसके साथ इसने कैमरा ऑब्सक्यूर यानी कि जो पिन होल कैमरा है उसको भी इजाद की, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसने फाउंडेशंस ले डाउन की फॉर फ्यूचर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड कैमरा डेवलपमेंट। इस्लामिक गोल्डन एज था, इसमें सिर्फ हमने साइंस में तरक्की नहीं की, बट इट वाज आल्सो फिलोसॉफिकल। इस दौरान हमने थिंकर्स डेवलप किए, जैसे कि अल फराबी, जिन्होंने रैशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स और ट्रेडिशंस को डेवलप किया। इन थिंकर्स और फिलोसोफर्स का जो काम है, इन्होंने लेटर इन्फ्लुएंस किया मैनी यूरोपियन थिंकर्स को, और ये जो इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज था बिटवीन फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, इसने स्पार्क किया यूरोपियन रेनेसां पीरियड को। इस्लामिक गोल्डन एज था खाली बगदाद या इराक तक कन्फाइंड नहीं था, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल सेंटर्स इमर्ज हुए अक्रॉस स्पेन, इजिप्ट, सीरिया एंड उज्बेकिस्तान। स्पेन के अंदर लाइब्रेरीज थी, उस वक्त यहाँ पर लाखों किताबें थी, जब यूरोपियन सिटीज, मेन सिटीज के अंदर कई हजारों किताबें मौजूद थी सिर्फ। सो वी वर लीडिंग एट दैट टाइम। फिर क्या हुआ कि 1258 के अंदर 13th सेंचुरी के आगाज के अंदर ट्रेजेडी स्टक होगी। मंगोल फोर्सेस लेड बाय हलाऊ खान, इन्होंने इन्वेड किया बगदाद वो इराक को, और जो सिटी है पूरे बगदाद वो डेवास्टेट हो गया, तबाह हो गया था। हाउस ऑफ विजडम इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो गया था, और ये भी कहा जाता है कि जो टाइग्रिस रिवर था वो काला हो गया था फ्रॉम द इंक ऑफ बुक्स जो कि फेंकी गई थी यहाँ से बैतुल हिकमा की। इस ट्रेजेडी के बाद जो बगदाद का इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी थी उसका एक सिंबॉलिक एंड आ गया था। दो जो नॉलेज है, जो इल्म है, इट कंटिन्यूड एल्सवेयर अक्रॉस द ग्लोब। अब इस्लामिक गोल्डन एज की क्या अहमियत है, ये अभी भी क्यों मैटर करता है? देखें, इसके अंदर हमने एंशिएंट नॉलेज, जिसके अंदर ग्रीक नॉलेज भी शामिल थी, उसको हमने महफूज किया, प्रिजर्व किया। उसके अलावा हमने एडवांसमेंट्स की मैथमेटिक्स और मेडिसिन के अंदर, हमने इन्फ्लुएंस किया यूरोपियन रेनेसां को, और हमने फाउंडेशंस ले डाउन की फॉर मॉडर्न साइंस। आजकल की जो जदीद यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, और जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, दे ऑल ओ पार्ट ऑफ देयर हेरिटेज टू दिस एरा ऑफ द इस्लामिक गोल्डन एज। लफ्ज जैसे कि अलजेब्रा, एल्गोरिदम, इनकी जो लिंग्विस्टिक रूट्स हैं, ये ट्रेस की जा सकती हैं इस अरेबिक स्कॉलरशिप में, जो कि हाउस ऑफ विजडम का हिस्सा थी। और ये जो एरा इस्लामिक गोल्डन एज का, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, जिसने नॉलेज को प्रमोट किया, इंटेलेक्चुअल परसूट्स को प्रमोट किया, और फ्यूचर वर्क और इनोवेशंस के लिए इन्होंने ग्राउंड वर्क तैयार किया था। देखिए, हाउस ऑफ विजडम या बैतुल हिकमा जो है, इट रिप्रेजेंटेड समथिंग वेरी पावरफुल, एक ऐसी तहजीब जो इल्म को, नॉलेज को वैल्यू करता था ओवर एवरीथिंग एल्स। यहां पर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूस, पर्शियंस, अरब्स, टर्क्स सब ने कंट्रीब्यूट किया, डिस्पाइट के वो कहां से आए हैं। ये वो प्रूफ था कि जब आपस में लोग कोलैबोरेट करते हैं, कल्चर्स कोलैबोरेट करते हैं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो है वो तरक्की करती है, इट एडवांसेस। इस्लामिक गोल्डन एज ये सिर्फ मुसलमानों की तारीख का एक चैप्टर नहीं था, ये चैप्टर है ह्यूमन हिस्ट्री का, और इसकी जो लेगेसी है वो आज हमारी दुनिया को तब्दील कर रही है। अब जो सवाल है वहां पर ये पैदा होता है कि मुसलमानों ने एक वक्त में जब दुनिया को नॉलेज के थ्रू रूल किया था, इनोवेशन के थ्रू रूल किया था, सो आज हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसका जो जवाब है वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन हमें उसको जानना जरूरी है। देखिए, इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर ना इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हाउस ऑफ विजडम, ये 3 पावरफुल फाउंडेशंस के ऊपर बिल्ड किए गए थे। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, स्टेट सपोर्ट करता था नॉलेज और इल्म को, स्टेट पैटर्निश थी आपके पास, और एक ऐसा कल्चर था जो कि स्कॉलर्स को, इल्म को रिस्पेक्ट करता था, ऑनर करता था। आज अगर हम बात करें तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये तीनों चीज़ें, जो तीनों बुनियादी चीज़ें हैं, ये हमें देखने को नहीं मिलती। अब ऐसी क्या वजूहात हैं कि आज हम जो हैं बहुत पीछे रह गए हैं? लेकिन सबसे पहली जो वजह है वो ये कि हम लोगों ने नॉलेज के अंदर, इल्म के अंदर इन्वेस्टमेंट छोड़ दी है। पुराने वक्त में मुस्लिम लीडर्स लाइब्रेरीज बनाते थे, बुक्स लिखते थे, ऑब्जर्वेटरीज बनाते थे, यूनिवर्सिटीज बनाते थे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हम लोग पॉलिटिकल सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। दूसरी जो वजह वो ये कि हमने क्वेश्चनिंग को खत्म कर दिया है, हम किसी को सवाल ही नहीं करने देते।
गोल्डन एज के अंदर स्कॉलर्स क्या करते थे, ओपनली डिबेट करते थे। डिसएग्रीमेंट जो डिबेट से होता है ना, वो एक रिबेलियन नहीं थी, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। आज क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज किया जाता है, चाहे क्लासरूम्स हो, चाहे गैदरिंग हो, चाहे मीडिया की हम बात करें। तीसरी जो वजह है वो ये कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना शुरू कर दी और हम लोगों ने आइडियाज बनाना छोड़ दिया। हम इनोवेशन को कंज्यूम कर रहे हैं रादर देन क्रिएटिंग और इनोवेटिंग इट। हम एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करते हैं बट हम उनको डिजाइन नहीं कर रहे हैं। हम ये भूल गए कि जो एल्गोरिथम का लफ्ज है वो अल-खुवारिज़मी से ही निकला है। चौथी जो वजह है वो ये है कि जो कॉलोनियल डिसरप्शन और जो पोस्ट कॉलोनियल मिसमैनेजमेंट है उसके आसार आज भी हमें नजर आ रहे हैं। जब सदियों से हम लोग एक कॉलोनाइजेशन के अंदर स्टक थे तो इसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को, नॉलेज को डिसमेंटल कर दिया। क्या हुआ कि अथॉरिटेरियनिज्म का एरा आ गया, ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, और हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो फ्रैक्चर हो गया। और यहाँ पर हमें चाहिए स्कॉलरशिप का रिवाइवल। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्या मुसलमान जो है वो दोबारा लीड कर सकते हैं? देखिए, इसका जो शॉर्ट और ऑनेस्ट आंसर वो है हाँ, बिल्कुल यस, बट ये थ्रू नॉस्टैल्जिया, विजुअल थिंकिंग नहीं होगा। गोल्डन एज डिड नॉट हैपन क्योंकि मुसलमान बिल्ड सिस्टम्स जो रिवॉर्ड करते हैं नॉलेज को। गोल्डन एज में हम लोगों ने स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए और सही मानी में लीडर्स प्रोड्यूस किए जो कि एजुकेशन को कंट्रोल करते थे, साइंटिफिक रिसर्च में लीड करते थे, वो इनोवेशन में इन्वेस्ट करते थे और एक ऐसा कल्चर क्रिएट करते थे जो कि फ्री थॉट को इनकरेज करता था। और इस दौर में हमने इंस्टीट्यूशंस बनाई रादर देन सोल पर्सनैलिटीज या पॉलिटिकल मूवमेंट्स। मुसलमान फिर दोबारा से तरक्की कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको आइडियाज चाहिए, एथिक्स चाहिए और एक्सीलेंस चाहिए। द रियल क्वेश्चन इज नॉट कि कैन वी रिटर्न टू द गोल्डन एज, बट द रियल क्वेश्चन इज आर वी विलिंग टू रीबिल्ड अ कल्चर that creates the next golden age। तारीख ने चीज बिल्कुल साफ वाज़ेह की है, जब मुसलमान ने इल्म के थ्रू लीड किया दुनिया ने प्रोग्रेस किया, और जब नॉलेज ने डिक्लाइन किया सो डिड द मुस्लिम लीडरशिप। देखिए, जो फ्यूचर है ना ये पास्ट पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हम अभी क्या फैसला करेंगे अपना कल बनाने के लिए। हाउस ऑफ विज़डम था, उसको खाली आग ने तबाह नहीं किया, ये तबाह हुआ था जब माशरे ने इल्म को महफूज करना छोड़ दिया था। और ये वापस सिर्फ तब ही आएगा जब इल्म जो है, नॉलेज जो है, ये हमारे लिए एक अहमियत बन जाएगी और फिर से हमारी प्रायोरिटी बनेगी।